मैं डॉक्टर हितेश कुमार बायोलॉजी सेगमेंट में आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का शीर्षक कोशिका है, जिसे अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। शायद ही कोई ऐसे एग्जाम होते होंगे जिसमें सेल से प्रश्न नहीं आए। तो चलिए मैं सेल अर्थात कोशिका के डाटा का विश्लेषण करता हूं। कोशिका, सामान्यतः कोशिका हम किसे कहते हैं तो जीवधारियों के आधारभूत संरचना और उसकी क्रियात्मक इकाई को हम किस नाम से जानते हैं तो कोशिका के नाम से। सामान्यतः कोशिका का अध्ययन किस विषय में किया जाता है तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार। साथ ही साथ कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, जिन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी अर्थात कोशिका के अध्ययन का पिता के नाम से भी जाना जाता है। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में पहली बार मृत कोशिका को देखा गया था, लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका। लेकिन कोशिका के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो स्लाइडर एवं स्वान है, जिन्होंने इस सिद्धांत को 1838 और 39 के मध्य में प्रस्तुत किया था। सामान्यतः कोशिका का सिद्धांत क्या है, जब इस पे हम गौर करते हैं तो पाते हैं प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होता है। साथ ही साथ प्रत्येक जीव की कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है तथा सभी इकाइयां मिलकर एक साथ कार्य करती है। कोशिका के उत्पत्ति की प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका किसकी है तो केंद्र की होती है। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि सबसे छोटी कोशिका, जब आप डिफेंस की तैयारी करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। सबसे छोटी कोशिका हम किसे कहते हैं तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा को कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा जाता है तो शुतुरमुर्ग के अंडा को सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है। प्रश्न की संरचना पे जरूर छात्र को गौर करना चाहिए। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, शुक्राणु होती है, जिसे अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है, स्पर्म के नाम से। साथ ही साथ मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है तो अंडाणु होती है। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, जिसकी क्रियात्मक इकाई को हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि सामान्यतः कोशिका कितने प्रकार की होती है तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। उनके नाम क्या है तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नामक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे ये कोशिकाएं अर्ध विकसित होती है। इसमें केंद्र जो होता है वो अर्ध विकसित होता है। साथ ही साथ इन कोशिका में कोशिका का विभाजन अर्थात सेल का डिवीजन नहीं होता है। साथ ही साथ श्वसन तंत्र इसमें कहाँ पाई जाती है तो झिल्लियों में पाई जाती है। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण बताएं तो इसके उदाहरण क्या होंगे, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक उसी प्रकार कोशिका के 2 प्रकार में मैंने पहली प्रकार की तो व्याख्या कर दी, लेकिन दूसरा प्रकार क्या है तो यूकैरियोटिक है। इसमें कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होती है तथा केंद्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। इतना ही नहीं, इसमें राइबोसोम ATS प्रकार के पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन होता है तथा श्वसन की प्रक्रिया इसमें कहाँ होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण बताएं तो इसके उदाहरण क्या होंगे तो पौधा और जीव हो गए। ये तो हो गए कोशिका से संबंधित शुरुआती महत्वपूर्ण तथ्य, लेकिन कोशिका के कई महत्वपूर्ण भाग हैं जिसकी विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है और इससे लगातार परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं, जैसे कोशिका वृद्धि।
हिंदी मीडियम के छात्र के द्वारा हिंदी नाम तो याद कर लिया जाता है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में इसका इंग्लिश नाम हिंदी में लिखा हुआ आपको मिलेगा, जिससे आपको कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में कोशिका के जो प्रमुख भाग हैं उसके हिंदी नाम के साथ साथ अंग्रेजी नाम पे भी आपको फोकस करने की आवश्यकता है। इस क्रम में सबसे पहले समझना है आपको कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? तो सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। यह कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है। सामान्यतः कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेल्यूलोज से होता है। यह प्रश्न परीक्षा में आपको बार बार आएगा। तथा सेल्यूलोज के द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जो आकार एवं आकृति प्रदान करने का कार्य करती है जीवाणु का कोशिका। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं, विशेषकर एसएससी की परीक्षा, एसआई और बीपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न बार बार आते हैं। जीवाणु का कोशिका किससे निर्मित होता है? तो पेप्टिडोग्रेगन केन के साथ निर्मित होता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका झिल्ली, जिसे अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? तो सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यह कोशिका झिल्ली सभी अवयव की एक झिल्ली से घिरी होती है। सामान्यतः इसका कार्य क्या है? कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थ और कोशिका से बाहर जाने वाले पदार्थ पर यह नियंत्रण रखने का काम करता है। यह किससे निर्मित होता है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड से निर्मित होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कंपोनेंट, मुख्य घटक क्या है? तो फास्फोग्लिसराइड जो है वो कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है। तीसरा भाग को हम तारकाय के नाम से जानते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो सेंट्रोसोम के नाम से। तारकाय सामान्यतः किस कोशिका में पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? बोवेरी के द्वारा की गई थी। तथा तारकाय का आकार कैसा होता है? तो बेलन के आकार का होता है। इसके अंदर धागे की छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं। इसे सेंट्रोयोल के नाम से जाना जाता है। कोशिका का एक और महत्वपूर्ण भाग है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की? टी दुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है, साथ ही साथ सूक्ष्म होता है और एक व्यावहारिक होता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी काय के द्वारा होता है। इसमें सभी प्रकार के जल अपघटित एंजाइम पाए जाते हैं, अर्थात लाइसोसोम में जल अपघटित सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से आपको ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका के किस भाग को प्रोटाइल अर्थात आत्महत्या की थैली कही जाती है? तो नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इसका कार्य क्या है? कोशिका के आंतरिक भाग को सहायता प्रदान करना है। इतना ही नहीं, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज 3 वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, जिनका नाम कीथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाइवुड तथा फुलेम। ये 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ईआर की खोज अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। सामान्यतः ईआर अर्थात अंतर्द्रव्यी कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। एक को चिकनी कोशिका कही जाती है और दूसरे को खुरदरी कही जाती है। चिकनी, जिसके लिए एसईआर शब्द का प्रयोग कंपटीशन में किया जाता है। एसईआर का मतलब क्या होता है? एस से सॉफ्ट होता है, ई से आपको एंडोप्लाज्मिक हो जाएगा और आर से क्या होगा? रेटिकुलम होगा। यह चिकनी जालिका जो है यह कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण करने में सहायक होती है। और ठीक उसी प्रकार खुरदरी, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, यह मूलतः क्या करता है? तो यह राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करने का काम करता है। सामान्यतः
ER का मुख्य काम क्या है, अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है, वसा प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करना, संचरण करना, इसमें यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो पॉइंट है वो राइबोसोम है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। राइबोसोम पादप की खोज पादप कोशिका में किसके द्वारा की गई, तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन के द्वारा की गई। कब की गई, 1953 में की गई। जंतु कोशिका में इसकी खोज GE पैलेट के द्वारा की गई और साथ ही साथ रॉबर्ट के द्वारा इसका नामकरण क्या किया गया, तो राइबोसोम किया गया। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है कि राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, तो राइबोसोम का निर्माण RNA और प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन का उत्पादन RNA में, प्रोटीन का उत्पादन राइबोसोम में होता है, जिसके कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से अर्थात प्रोटीन के कारखाना के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में यह प्रश्न बार बार आते हैं। ठीक उसी प्रकार राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। 70S यह आकार में छोटे होते हैं और 70S राइबोसोम के उदाहरण क्या होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया होंगे। दूसरे प्रकार के राइबोसोम को 80S के नाम से जाना जाता है। ये बड़े आकार के होते हैं। सामान्यतः इनका उदाहरण क्या होगा, विकसित पौधा होगा और क्या होगा, जंतु। कोशिका के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग में एक महत्वपूर्ण भाग केंद्रक है, जिसे न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के मध्य में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, कोशिका के मध्य में पाया जाता है। साथ ही साथ केंद्रक पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज 1831 में किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। साथ ही साथ इसे कोशिका का प्रबंधक भी कहा जाता है। यह लाइन परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस लाइन को बार बार देखना है। साथ ही साथ केंद्रक के निर्माण में 70 से 80% भाग किसका होता है, प्रोटीन का होता है। 10% भाग किसका होता है, DNA का होता है। 3% भाग किसका होता है, RNA का होता है। और लिपिड का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो 3 से 5% भाग का होता है। केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तथा इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। सामान्यतः केंद्रक का निर्माण किससे होता है, लिपिड एवं प्रोटीन से होता है। अगला जो कोशिका का भाग है वो गोल्गी काय है। गोल्गी काय की खोज किसके द्वारा की गई, इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैमिलो गोल्गी के द्वारा की गई। यह सूक्ष्म नलिकाओं का एक समूह होता है। साथ ही साथ यह कई नलिकाओं के थैलियों से निर्मित होता है। इसे हम परीक्षा की दृष्टि से फोकस करें तो इसे 2 प्रश्न प्रत्येक महीना में आते हैं, जिसमें से एक प्रश्न यह है कि यातायात का प्रबंधक किसे कहा जाता है, तो गोल्गी काय को कहा जाता है। इसके द्वारा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण किया जाता है। इतना ही नहीं, राइबोसोम से ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, गोल्गी काय के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में जब कोशिका के हम अगले भाग पे ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से शुरुआती 3 या 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो छात्र को कंफ्यूजन की तरफ धकेल देते हैं। ऐसी परिस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अध्ययन के समय काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में आपको देखना है, कोलिकर जो थे वो कीटों की रेखित पेशिया में 1880 में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखे थे। लेकिन 1896 में कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को देखने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अल्टमैन को दिया जाता है। हल्की फुल्की किताब में आपको बताया जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो अल्टमैन के द्वारा किया गया था। लेकिन सैद्धांतिक रूप से और तथ्यपरक पुस्तक का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि
सी बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कब किया गया था? 1898 में किया गया था। इनकेस यदि विकल्प में सी बेंडा नहीं होगा, तब ऐसी परिस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तब आप अल्टमैन बताने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है? तो यह कोशिका द्रव्य में एक गोलाकार आकार का होता है या सूत्राकार संरचना होती है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इसके उभरे भाग को किस नाम से जाना जाता है? यह परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह कोशिका का श्वसन स्थल होता है। इसमें एटीपी का निर्माण होता है और भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला भाग रसधानी है। यह निर्जीव रचना है जो तरल पदार्थ के दो झिल्ली से घिरी होती है। इसमें कौन सा रस पाया जाता है? तो सेल एंजाइम कोशिका रस पाया जाता है। इसमें एक गोले आकार की आवृत्ति होती है जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। उस आवृत्ति को हम किस नाम से जानते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होती है और पादप कोशिका में रसधानी कैसी होती है? बड़ी होती है। यदि कोशिका को हम फोकस करते हैं तो परीक्षा के दृष्टि से सर्वाधिक प्रश्न कहां से आते हैं? तो पिगामेंट से आते हैं, अर्थात लवक से आते हैं। लवक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्लास्टिड कहा जाता है। लेकिन यह लवक कहां पाई जाती है? तो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। सामान्यतः लवक को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो 3 भाग में विभाजित करते हैं। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक कैसा होता है? हरे रंग का होता है। या कहां पाया जाता है? तो पौधे के क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, साथ ही साथ भोजन निर्माण में मदद करता है। हरित लवक को पादप कोशिका का क्या कहा जाता है? तो किचन कहा जाता है। इसके लिए परीक्षा में जिस शब्द का आपको सामना करना पड़ेगा, हरित लवक को रसोई घर की भी संज्ञा दी जाती है। साथ ही साथ हरित लवक में राइबोसोम भी पाया जाता है। लवक का जो दूसरा भाग है या लवक के जो दूसरे प्रकार हैं, उसे अवर्णी लवक के नाम से जाना जाता है। यह रंगहीन लवक होता है और यह उस भाग में पाया जाता है जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, अर्थात बीज में यह पाया जाता है, जल में पाया जाता है, भूमिगत तना में पाया जाता है। सामान्यतः जब भी आप लवक पढ़े तो इसके इंग्लिश पोर्शन पर फोकस करने का काम करें। जैसे हरित लवक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और अवर्णी लवक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। वर्णी लवक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। वर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? तो वर्णी लवक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि यह एक रंगीन लवक है। यह पौधे के रंगीन भाग में पाया जाता है। सामान्यतः पौधे के फूल में यह काफी ज्यादा पाया जाता है। और सामान्यतः वर्णी लवक का रंग क्या होता है? लाल रंग का होता है, पीला रंग का होता है और नारंगी रंग होता है। हल्के फुल्के एग्जाम में इस वर्णी लवक से 3 प्रश्न बार बार परीक्षा में आते हैं। जैसे टमाटर का रंग लाल किस वर्ण के कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। और गाजर का रंग लाल किस कारण से होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। और चुकंदर का रंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? विटामिन के। डाटा कैसा लगा? कमेंट करें, लाइक करें, हो सके तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के मध्य वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेकिन चलते चलते निदा फाजिली के इस शायर समय अपने उद्बोधन को समाप्त करता हूं। जो दौर है दुनिया का, जो दौर है दुनिया का, उस दौर में बोलो। जो दौर है दुनिया का, उस दौर में बोलो। बहरों का जमाना है, बहरों का जमाना है, जरा जोर से।